वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। मैं जानता हूं आप लोग सोचते होंगे कि मैं कहानियां बहुत कम लेके आता हूं। तो इसकी एक वजह है और वो है कि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट जब नहीं मिलता तो मुझे सच में डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक जबरदस्त कहानी, चार दोस्तों की जो चिब्रमाओ गुरसाएगंज से हैं। बहुत सालों के बाद ये चारों दोस्त फिर से मिले और मिलकर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की ट्रिप का प्लान किया। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम ट्रिप नहीं थी। रास्ते में पहाड़ों की ठंडी हवा, घने जंगल और धुंध ने जैसे उनकी हर खुशी पर साया डाल दिया। और जो उनके साथ घटित हुआ वो बहुत ही डरावना, रहस्यमय और भयानक था। एक अनजानी लड़की, छिपे हुए साए और रात की खामोशी, सब मिलकर इस ट्रिप को ऐसा बना देंगे जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा। तो बने रहिए कहानी के अंत तक, क्योंकि यह सफर सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सच्चे डर और सस्पेंस की कहानी है जो आपकी रूह तक हिला देगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली आने वाली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपका छोटा सा क्लिक ही हमें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के और बिना किसी झिझक के चलिए चलते हैं उस डरावने सफर की तरफ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बचपन के चार दोस्त, शाहिद, रेखा, राहुल और सुवेता, चारों एक ही जिले के, एक ही गांव के रहने वाले चिबरामऊ घुरसैयगंज। बचपन में इनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। स्कूल हो या कोई मेला, हर जगह ये चारों साथ नजर आते थे। साथ में स्कूल पढ़े, साथ में कॉलेज की हंसी मजाक भरी गलियों से गुजरे। ये चारों एक दूसरे की जिंदगी में सिर्फ दोस्त नहीं, परिवार जैसे थे। लेकिन जिंदगी में वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। कॉलेज खत्म होते ही सब अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। शाहिद मुंबई चला गया, वहां वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर बन गया। साथ में उसने यूट्यूब चैनल भी शुरू कर दिया था जो अब अच्छा चलने लगा था। रेखा दिल्ली में एक बड़ी कंपनी की एमडी बन चुकी थी। राहुल ने कानपुर में अपना एक मोबाइल शॉप खोल लिया था और बिजनेस में व्यस्त था। सुवेता प्रॉपर्टी डीलर बन चुकी थी और अपने काम में काफी नाम कमा रही थी। जिंदगी की दौड़ में सब अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि एक दूसरे से बात करना भी कम हो गया। समय बीतता गया और देखते ही देखते 9 साल बीत गए। लेकिन एक पुरानी कहावत है, सच्ची दोस्ती में दूरी मायने नहीं रखती। वक्त कितना भी गुजर जाए, एक मुलाकात फिर से वो बचपन लौटा लाती है। एक दिन राहुल अपने मोबाइल शॉप पर बैठा था, तभी उसे सोशल मीडिया पर शाहिद का एक वीडियो दिखा। उसने कमेंट में मजाक में लिखा, अबे मुंबई वाला, कभी गांव आ भी जा, नहीं तो भूल जाएंगे तेरा नाम। थोड़ी देर में शाहिद का रिप्लाई आया, अबे तू तो अभी भी कानपुर में है, चल एक काम करते हैं, सबको जोड़ते हैं और एक रियूनियन प्लान करते हैं। फिर एक ग्रुप बना, बैक टू चाइल्डहुड। उस ग्रुप में चारों दोस्त जुड़ गए। रेखा दिल्ली से, सुवेता अपनी साइड से और शाहिद मुंबई से। बातें शुरू हुई, बचपन की शरारतें, स्कूल के फुलवारी के पेड़ के नीचे की वो हंसी, परीक्षा के समय में एक दूसरे की कॉपियां चुराना और गर्मी की छुट्टियों में तालाब में कूदना। भावनाएं उमड़ आईं। सभी ने एक साथ प्लान बनाया, इस बार मिलते हैं, घूमने चलते हैं। रेखा ने छुट्टी ली, राहुल ने दुकान अपने भाई को सौंप दी, सुवेता ने प्रोजेक्ट रोक दिया और शाहिद ने यूट्यूब की शूटिंग भी होल्ड पर रख दी। 1 महीने की छुट्टी तय की गई। जगह चुनी गई उत्तराखंड। हिमालय की गोद में बसे हरे भरे पहाड़, झरनों की आवाज और ठंडी हवाएं, सभी के लिए वो एक नया सफर था। पहाड़ों में एक नई मुलाकात, रेलवे स्टेशन से निकलते हुए चारों में वैसी ही पुरानी मस्ती शुरू हो गई। राहुल ने ताना मारा, अबे शाहिद, तू तो पहले से ज्यादा मोटा हो गया है। शाहिद हंसते हुए बोला, अबे यूट्यूब वाला हूं भाई, कैमरे में थोड़ा मोटा दिखता हूं, असल में मैं स्मार्ट हूं। रेखा बोली, स्मार्ट? हाँ हाँ, तू तो वही है जो 8वीं में झूले से गिरा था और पूरा मोहल्ला हंस रहा था। सुवेता ने खिलखिलाकर कहा, बस अब और बताओ, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है। बस में बैठते ही चारों ने पुराने गाने लगाए। पहाड़ों की सड़कों पर गाड़ी झूमती रही और हंसी का शोर गूंजता रहा, जैसे 9 साल का फासला कभी था ही नहीं। और तभी बारिश शुरू हो गई।
पहाड़ों पर हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। सड़क के किनारे एक बस स्टॉप जैसा छोटा शेड था। वहां एक लड़की खड़ी थी। लंबे बाल, गहरी आंखें, भीगे हुए बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। उसने काले रंग का रेनकोट पहना था, पर चेहरा खुला हुआ था। बस धीमी हुई तो शाहिद की नजर उस पर पड़ी। बस जैसे ही पास पहुंची, शाहिद कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके दिल में कुछ अजीब सी हलचल हुई। वो नजारा जैसे दिल में उतर गया। राहुल बोला, अबे क्या हुआ? तू तो स्टैच्यू बन गया। शाहिद झेंपते हुए बोला, कुछ नहीं, बस बारिश अच्छी लग रही है। पर असल में बारिश नहीं, वो काव्या थी, उस लड़की का नाम। काव्या कहीं जा रही थी, पर बारिश के कारण रास्ता रुक गया था। उसने भी उसी बस में सवारी कर ली और अब वो पांचों एक साथ थे। शाहिद, रेखा, राहुल, सुवेता और काव्या। इस कहानी में काव्या का जिक्र ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उसकी एक छोटी सी मुलाकात बहुत कुछ बदलने वाली थी। यादों की गलियों में वापसी। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच उन्होंने एक छोटा सा होमस्टे बुक किया था। लकड़ी के कमरे, खिड़कियों से झांकती धुंध और चूल्हे पर बनती अदरक वाली चाय। चारों दोस्त बरामदे में बैठे ठंडी हवा में कब से उठती भाप में खोए हुए थे। सुवेता बोली, याद है जब हम गांव में पेड़ पर झूला झूलते थे और तू गिर जाता था शाहिद? रेखा हंसते हुए बोली, और राहुल हमें पढ़ाई के नाम पर बहाना मारकर मछली पकड़ने ले जाता था। राहुल बोला, अबे वो दिन ही कुछ और थे। शाहिद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सुनो, 9 साल में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन तुम सबके साथ ये पल लग रहा है जैसे कुछ भी नहीं बदला। बस जिंदगी ने थोड़ा फासला दे दिया था। वो रात लंबी थी। पहाड़ों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। सभी ने बचपन की सारी बातें की। रेखा ने दिल्ली की जिंदगी सुनाई, राहुल ने कानपुर की दुकान की बातें की, सुवेता ने प्रॉपर्टी डीलिंग के किस्से सुनाए और शाहिद ने यूट्यूब पर अपने स्ट्रगल के दिन। एक ट्रैक और एक वादा। अगले दिन सबने पास के झरने की ट्रैकिंग का प्लान बनाया। रास्ता थोड़ा कठिन था, कीचड़, फिसलन और बारिश की बूंदें, लेकिन वो सब हंसते हंसते आगे बढ़ते गए। बीच में काव्या कभी कभी पीछे छूट जाती तो शाहिद उसका बैग पकड़ लेता। कुछ न बोला गया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी खामोश समझ बन गई थी। झरने के पास पहुंचकर सबने पानी में पैर डाले, चिल्लाए, गाने गाए और हंसी से पहाड़ों को गूंजा दिया, जैसे वो बचपन वापस आ गया हो। शाम को लौटते वक्त राहुल बोला, यार इस बार ऐसा ना हो कि फिर 9 साल लग जाए मिलने में। रेखा बोली, अब नहीं, अब हर साल मिलेंगे, एक जगह फिक्स करेंगे, कोई भी कितना भी बिजी हो, एक हफ्ते के लिए सब साथ आएंगे। सुवेता बोली, पक्का? सबने हाथ बढ़ाए और एक गोल में अपने हाथ रखे। वादा रहा, अब जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, हर साल एक बार जरूर मिलेंगे। 9 साल बाद मिली वो दोस्ती, वो ट्रिप खत्म हुई, लेकिन उस ट्रिप ने उनके बीच की 9 साल की दूरी को मिटा दिया। काव्या अपने रास्ते चली गई, वो बस उस सफर की एक खूबसूरत परछाई बनकर रह गई, लेकिन शाहिद के दिल में उसका नाम हमेशा के लिए बस गया था। गांव लौटते वक्त सभी की आंखों में चमक थी। जिंदगी फिर से पहले जैसी नहीं होगी, लेकिन अब उसमें दोस्ती की गर्माहट फिर से आ चुकी थी। रेखा वापस दिल्ली चली गई, राहुल कानपुर, सुवेता अपने काम में और शाहिद मुंबई। पर अब हर महीने ग्रुप कॉल होती, हर दिन कोई ना कोई मजाक चलता। वक्त ने उन्हें दूर कर दिया था, पर दोस्ती ने फिर जोड़ दिया। दोस्ती वो रिश्ता है जो वक्त की मार से नहीं टूटता, वो वक्त को भी हंसाकर हरा देता है। 1 साल बीत चुका था। शाहिद मुंबई में अपने यूट्यूब चैनल और काम में बिजी था, राहुल कानपुर में मोबाइल शॉप में, रेखा दिल्ली में अपनी कंपनी की मीटिंग्स में और श्वेता अपने प्रॉपर्टी के बड़े बड़े सौदों में। जिंदगी अपने अपने रास्ते पर फिर से तेज रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राहुल की मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर श्वेता का नाम चमक रहा था। अबे राहुल, सुन ना, मेरी मंगनी की डेट फाइनल हो गई है। श्वेता की आवाज में एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं एक दबा हुआ बोझ भी। राहुल उछल पड़ा, क्या बात कर रही है तू? बधाई हो यार, अब तो धूमधाम से पार्टी होगी। श्वेता बोली, हाँ, लेकिन एक बात और है, मैं चाहती हूं कि तुम तीनों, शाहिद, रेखा और तू, मेरी मंगनी में जरूर आना। बचपन के चारों एक साथ होंगे तो मेरे लिए यह दिन और भी खास हो जाएगा। अगले ही दिन शाहिद को कॉल गया, फिर रेखा को। तीनों ने बिना एक पल सोचे हामी भर दी। सबने तय किया, अगर मिलना है तो फिर पुराने अंदाज में ही मिलेंगे। पहले ट्रिप, फिर मंगनी
और जगह वही चुनी गई, उत्तराखंड की वो हसीन घाटियां जहां 1 साल पहले चारों ने पुरानी यादें ताजा की थीं। यात्रा की शुरुआत एक जानी पहचानी जगह, पर अब कुछ बदला बदला सा। ट्रेन में चढ़ते ही वही पुराना मजाक, वही पुराना ठहाका। राहुल बोला, अबे शाहिद, इस बार भी मोटा लग रहा है तू। शाहिद बोला, अबे तूने कभी शीशा देखा है? खुद देख अपना पेट। रेखा हंसी रोक नहीं पाई। तुम दोनों नाम नहीं सुधरोगे कभी। ट्रेन से उतरते ही चारों बस स्टैंड की ओर बढ़े। बारिश की हल्की बूंदें फिर से पड़ने लगी थीं, ठीक वैसे ही जैसे 1 साल पहले पड़ी थी। हवा में वही पहाड़ों की ठंडक थी, वही मिट्टी की खुशबू। और तभी बस स्टैंड के कोने में खड़ी काव्या दिखी। उसकी वही गहरी आंखें, वही लंबे भीगे बाल। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। जब उसने चारों को एक साथ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहली बार थी। इस बार वो मुस्कान थोड़ी टेढ़ी, थोड़ी डरावनी और अंदर तक चुभ जाने वाली थी। शाहिद का दिल जैसे एक पल में खिल उठा। वो मन ही मन बहुत खुश था। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि इस ट्रिप में वो काव्या से फिर मिलेगा। लेकिन रेखा ने जब वो मुस्कान देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। काव्या का चेहरा कुछ पल के लिए अजीब सा मरोड़ गया, जैसे कोई परछाई उसके चेहरे पर फिसल गई हो। रेखा का दिल धक धक करने लगा। उसने शाहिद की ओर देखा, पर शाहिद उस मुस्कान में ही खोया हुआ था। रेखा को कुछ अनहोनी का आभास हुआ, लेकिन श्वेता की मंगनी की खुशी में वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। उसने मन में सोचा, शायद मुझे ही ज्यादा सोच रही हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अंदर कहीं एक डर गहराता जा रहा था। पहाड़ों में कदम रखते ही चारों दोस्त बस में बैठे और उत्तराखंड की ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में बादल नीचे झुक आए थे, सड़कें गीली थीं और ठंडी हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट थी। श्वेता बोली, इस बार तो बहुत मजा आएगा यार। मंगनी से पहले वाली ये ट्रिप जिंदगी भर याद रहेगी। राहुल बोला, और हाँ, अगर काव्या भी हमारे साथ है तो ये तो बोनस है शाहिद के लिए। और वो जोर से हंस पड़ा। शाहिद थोड़ा शर्माया। अबे चुप कर। रेखा बस चुपचाप बाहर देखती रही। उसके दिमाग में वो काव्या की डरावनी मुस्कान घूमती रही। बस एक छोटे से पहाड़ी होटल पर रुकी। वो जगह भी वही थी जहां 1 साल पहले उन्होंने ठहरा था। लेकिन इस बार होटल के चारों ओर कुछ सूना सूना सा लग रहा था। खिड़कियों में से अंधेरा झांक रहा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर रही थी। रात और शुरू हुआ कुछ अजीब सा। शाम को होटल में सबने चाय पी। सब हंसी मजाक में लगे थे। काव्या भी अब उनके साथ थी, पर उसका हंसना भी कुछ नकली लग रहा था, जैसे वो हंस नहीं रही थी, किसी भूमिका में थी। रेखा ने गौर किया, वो कभी ज्यादा देर तक किसी की आंखों में नहीं देखती थी, और जब भी कोई उसकी तरफ देखता उसका चेहरा कुछ अजीब सा बदल जाता। रात को श्वेता अपने कमरे में चली गई। रेखा बाथरूम की तरफ जा रही थी, तभी उसने कुछ अजीब सुना। काव्या के कमरे से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं। वो धीरे से दरवाजे के पास पहुंची। शादी, श्वेता, सब कुछ मेरे हिसाब से। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन रेखा के कानों में जैसे सुई चुभ गई। उसके गले में ठंडा पसीना उतर आया। वो जल्दी से वापस अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। ये लड़की कुछ तो गड़बड़ कर रही है। उसके मन में साफ साफ डर बैठ चुका था। मंगनी से पहले का खेल। श्वेता की मंगनी 2 दिन बाद थी। उसने ट्रिप के बाद अपने घर में रस्में शुरू करवाने की प्लानिंग की थी, लेकिन काव्या के मन में कुछ और ही चल रहा था। असल में काव्या किसी अनजान वजह से श्वेता की जिंदगी को बर्बाद करना चाहती थी। वो धीरे धीरे श्वेता के घर वालों के संपर्क में आई थी और उनके दिमाग से खेलने लगी थी। उसने ऐसे शब्द और बातें बोली जिससे श्वेता के मंगेतर के घर वालों में शक की दीवारें बनने लगी और श्वेता के अपने घर वाले भी दबाव में आने लगे। काव्या का प्लान साफ था। वो इस मंगनी को एक काले खेल में बदलना चाहती थी। एक रात जंगल में, ट्रिप के तीसरे दिन सभी पास के जंगल में घूमने गए। हल्की धुंध थी और चारों दोस्त रास्ते पर थे। काव्या पीछे पीछे आ रही थी। अचानक उसने कहा, उधर चलो ना, उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत सुंदर झरना है। श्वेता ने कहा, चलो ना, घूम लेते हैं। रेखा का दिल धड़कने लगा। वो बोली, मुझे ठीक नहीं लग रहा। राहुल हंसते हुए बोला, अबे तू हर चीज में डरती है। सब काव्या के पीछे चल पड़े, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी मोड़ के पास पहुंचे,
हवा में एक अजीब सी गंध भर गई। पेड़ों के बीच अंधेरा गहराने लगा, जैसे धूप भी वहां आना नहीं चाहती थी। और तभी काव्या ने पीछे मुड़कर देखा। वही डरावनी मुस्कान। रेखा के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। शाहिद भी एक पल को सन्न रह गया। काव्या की आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थीं। उनमें काली परछाई झिलमिला रही थीं। श्वेता के कदम जैसे जम गए। उसके दिमाग में अपनी मंगनी का दिन घूमने लगा। उसे लगा वो कुछ बहुत बड़े जाल में फंस चुकी है। अब असली खेल शुरू हुआ था। काव्या बोली, तुम सबको लगा ये ट्रिप तुम्हारी दोस्ती के लिए है। नहीं, ये तो वो जगह है जहां से तुम में से कोई एक वापस नहीं जाएगा। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें आग छिपी थी। रेखा पीछे हटने लगी। राहुल बोला, ये क्या बकवास है? काव्या मुस्कुराई। श्वेता की मंगनी बस एक बहाना था। हवा तेज होने लगी। झरनों की आवाज डरावनी गूंज में बदल गई। चारों दोस्तों ने पहली बार महसूस किया, ये वही जगह थी जहां एक साल पहले हंसी थी और अब मौत का सन्नाटा पसरा था। पहाड़ी झरने के पास वो डरावना पल जैसे अचानक धुंध में समा गया। काव्या का चेहरा 2 पल पहले तक डरावना था और अब वो जोर से हंस पड़ी। अरे यार, क्या हो गया तुम लोगों को? काव्या बोली, इतना डर क्यों गए? ये तो बस एक मजाक था। डरना मत, हम तो दोस्त हैं ना। शाहिद थोड़ा सक पकाया, लेकिन उसने चैन की सांस ली। राहुल बोला, अबे यार, कैसा मजाक था ये? हमारी तो जान ही निकल गई थी एक पल के लिए। श्वेता भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ काव्या, प्लीज दोबारा ऐसा मजाक मत करना। हम सच में बहुत डर गए थे। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी, वही मुस्कान जो अब रेखा को डराने लगी थी। रेखा कुछ नहीं बोली। उसके दिमाग में वो लम्हा बार बार घूम रहा था जब काव्या की आंखों में वो काली परछाई झिलमिला उठी थी। उसे अब साफ महसूस होने लगा था, काव्या में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों जैसा नहीं है। होटल की डरावनी रातें। उस रात चारों अपने होटल में वापस लौट आए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी ठंडक और पहाड़ों की अजीब सी गंध फैली हुई थी। होटल पुराना था, लकड़ी का बना हुआ। दीवारों से चरमराहट की आवाजें आती और खिड़कियों के बाहर अंधेरे में पेड़ों की शाखाएं जैसे कुछ कह रही थीं। रात के करीब 1 बजे रेखा को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी जब अचानक बाथरूम से हल्की सी खड़खड़ाहट की आवाज आई। उसने धीरे से सिर घुमाया। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठी और दरवाजे के पास गई और अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था। बस आईने पर भाप से एक शब्द लिखा था, देख रही हूं। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दरवाजा बंद किया और पलटकर कमरे में लौटी तो उसका कमरा ठंडा बर्फ जैसा हो गया था और खिड़की पर काव्या की परछाई दिखी। लेकिन जब उसने भागकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। सुबह और अजीब घटनाओं की शुरुआत। सुबह राहुल के कमरे से चिल्लाने की आवाज आई। सब भागते हुए पहुंचे तो देखा उसका बिस्तर भीगा हुआ था, जैसे किसी ने ठंडा पानी उंडेल दिया हो, और उसके सिरहाने पर काले धब्बे पड़े हुए थे। राहुल हक्का बक्का, मैं तो बस सो रहा था। अचानक लगा कोई मेरी छाती पर बैठा है। सांस तक नहीं ले पा रहा था। श्वेता कांपते हुए बोली, काव्या, क्या तुम? काव्या वहीं बैठी थी, बिल्कुल चुप, बस मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में वो चमक अब और गहरी और डरावनी हो चुकी थी। काव्या और रेखा का टकराव। रेखा अब चुप नहीं रह सकी। उसने शाहिद को अलग ले जाकर कहा, शाहिद, कुछ तो गड़बड़ है। कल झरने के पास जो हुआ वो मजाक नहीं था। वो लड़की, वो इंसान नहीं लगती। शाहिद चौंकते हुए बोला, क्या बकवास कर रही हो रेखा? वो मेरी दोस्त है। उसने कहा ना, मजाक था। रेखा बोली, तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैंने कल रात उसे खिड़की पर देखा था और आईने पर कुछ लिखा था। लेकिन शाहिद पहले से ही काव्या के जाल में फंस चुका था। वो कुछ नहीं मान रहा था। उधर काव्या भी अब समझ चुकी थी कि रेखा उसे लेकर बहुत ज्यादा सोच रही है और उसने तय कर लिया, सबसे पहले इसे तोड़ना होगा। रेखा की तबीयत बिगड़ने लगी। अगली कुछ रातों में रेखा की हालत बिगड़ने लगी। उसके हाथ पैरों पर काले काले निशान पड़ने लगे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे आ गए। उसे रात में बार बार अंधेरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। तू ज्यादा सोचती है, अब तेरा वक्त आ गया है। उसके बिस्तर पर सोते वक्त किसी के बैठने का एहसास होने लगा। कभी बाथरूम की नल अपने आप चालू हो जाती, कभी खिड़की से ठंडी हवा और सड़ांध आती।
शाहिद, राहुल और श्वेता को अब भी लग रहा था कि रेखा मानसिक दबाव में है, लेकिन रेखा जानती थी कि यह साधारण नहीं है। काव्या की असली छवि सामने आने लगी। एक रात श्वेता अपने कमरे में थी जब अचानक बत्ती बंद हो गई। अंधेरे में उसने देखा बिस्तर के पास कोई खड़ा है। वो सोचने लगी शायद राहुल या शाहिद है, लेकिन जब वो करीब गई तो देखा वो काव्या थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था। आंखों के नीचे गहरी काली लकीरें और होंठों पर वो टेढ़ी डरावनी मुस्कान। श्वेता, काव्या की आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। तेरी मंगनी अब सिर्फ तेरी नहीं रही। श्वेता चीखने वाली थी, तभी लाइट दोबारा जल गई और कमरे में कोई नहीं था। रेखा पर हमला। रेखा अब कमजोर हो चुकी थी। उसे चलते फिरते भी चक्कर आने लगे थे। वो बाथरूम में खड़ी थी जब उसने अपने पीछे किसी को देखा। आईने में काव्या उसके पीछे खड़ी थी, पर जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी हुई। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े। शाहिद ने उसे पकड़ा। उसके हाथों पर काले निशान और चेहरा पीला पड़ चुका था। राहुल घबराया। ये सब क्या हो रहा है? रेखा कांपते हुए बोली। वो कोई लड़की नहीं है, वो एक आत्मा है, एक गुरु आत्मा। काव्या दरवाजे पर खड़ी थी और इस बार उसने किसी इंसान जैसा बर्ताव नहीं किया। उसके चारों ओर हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरे की लाइट झपकने लगी और उसके चेहरे पर वो मुस्कान अब पूरी तरह डरावनी बन चुकी थी। जाल में फंसे चारों दोस्त। अब खेल बहुत आगे बढ़ चुका था। काव्या ने शाहिद को पहले ही अपने जाल में फंसा लिया था। वह धीरे धीरे उसकी सोच और हिम्मत पर हावी हो चुकी थी। राहुल और श्वेता अब लगातार अजीब घटनाओं से डरने लगे थे, और रेखा, वो तो अब मौत और जिंदगी के बीच लटकी थी। होटल में रातों को बाथरूम से आवाजें आती, कोई है। कभी बिस्तर पर कोई बैठ जाता, कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। बाहर हवा में वो परछाई मंडराने लगी थी जो अब चारों के इर्द गिर्द कसती जा रही थी। होटल की दीवारों में अब सन्नाटा गहराता जा रहा था। रातों की हल्की हल्की कर्कश आवाजें, बाथरूम से आती फुसफुसाहटें और कहीं ना कहीं किसी ने छूटी हुई हंसी जैसी आवाजें, सब कुछ चारों के इर्द गिर्द तैर रहा था। रेखा अब इतना कमजोर हो चुकी थी कि चलना भी मुश्किल था। शाहिद, राहुल और श्वेता उसे बार बार संभाल रहे थे। रात के हर छोटे छोटे शोर पर उनका दिल धड़कने लगता। शाहिद के भीतर भी बेचैनी ने जगह बना ली थी। पहले वह काव्या की तरफ खूबसूरती और जान पहचान की वजह से आकर्षित हुआ था, पर अब जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर उसके अंदर भी संदेह और डर पनपने लगे थे। रेखा की हालत देख देख कर उसके कंधे झुके जा रहे थे। किसी भी पल चीजें और बुरी दिशा में जा सकती थीं। एक शाम जब कमरे में बिजली बार बार झपक रही थी और चारों के चेहरों पर थकावट का भाव था, राहुल ने एक तर्कपूर्ण आवाज निकाली, हम पागल हो रहे हैं या सच में कुछ अलौकिक हो रहा है? रेखा की हालत, वो निशान, सब कुछ असाधारण है। श्वेता ने बिना रुके कहा, हमें किसी तरह का सहारा करना होगा, कोई ऐसा तरीका कि हम काव्या की असलियत का पता लगा सकें। तभी शाहिद ने धीमी सांस ली और बोला, मैं कुछ कर सकता हूं। उसकी आवाज में हिम्मत की झलक थी, पर चेहरे पर थकान भी साफ दिख रही थी। मैं हफीज अल कुरान हूं, मां ने सिखाया है, दुआओं और आयतों की ताकत होती है। अगर यह कोई बुरी आत्मा है तो शायद कुछ आयतें उसकी असलियत उजागर कर सकेंगी या उसे कुछ रोक पाएंगी। उस शांति सी रोशनी में चारों के चेहरे सिकुड़ गए। राहुल ने आशा की एक हल्की सी किरण की तरह शाहिद की ओर देखा। कर तो भाई, अब और कितना सहना है? शाहिद ने आंसू रोकते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, पर अगर यह सचमुच कुछ ऐसा है जो आयतों से परे है तो हमें फिर और गहरे उपाय करने होंगे। अगली रात कमरे की खिड़की आधी खुली थी और बाहर बारिश की बूंदें धीरे धीरे टिक टिक कर रही थीं। चारों बंद कमरे में बैठे, रेखा बिस्मिल्लाह से बुरी हालत में, श्वेता और राहुल कंधे से कंधा मिलाए और शाहिद सामने बैठा हुआ था। उसने अपनी जेब से छोटी सी कुरान की कॉपी निकाली, पक्के निश्चय के साथ खुले पन्नों पर उंगली रखी और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। सुरैल हिफ्स की रोशनी में उसकी आवाज में सच्चाई और मजबूती थी। शब्द जब कमरे में गूंजे तो एक अजीब सा सन्नाटा टूटने लगा, जैसे हवा को एक सीमा मिल गई हो। काव्या होटल के दूसरे कमरे में थी। उसकी परछाई किसी दीवार पर झिलमिलाने लगी, पर वह शांत थी।
शाहिद ने सूरह अल फलाक और सूरह अल नास के कुछ हिस्से पढ़े। वह उन आयतों के असर को महसूस करना चाहता था जो बुराई से गिला शिकवा करने वालों के विरुद्ध हैं। आखिरकार जब उसने सूरह यासीन की कुछ पंक्तियां उठाईं, तो काव्या अचानक कमरे में आ खड़ी हुई। उसका चेहरा पत्थर सा ठंडा था, पर आंखों में कोई दर्द जल रहा था। चारों ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। काव्या ने शाहिद की ओर देखा। उसकी मुस्कान समाती हुई थी और फिर वह धीमी आवाज में बोली, तुमने ये आयतें पढ़ी, पर क्या इससे मैं बदल जाऊंगी? क्या तुम सच में समझते हो कि तुम कुछ शब्द बोलकर सब कुछ ठीक कर दोगे? शाहिद की आवाज कांप रही थी, पर उसने थमकर कहा, नहीं, मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूं, पर यह मेरी पहली कोशिश है। मैं तुम्हें रोकना चाहता हूं। काव्या ने धीरे से सिर हिलाया। रोकना? तुमने पहले ही खुद को मेरे जाल में बांध लिया था शाहिद। तुमने प्रेम की परत पहनकर मेरे पास आए थे और अब शब्दों से बचने का प्रयास कर रहे हो। उसकी आंखों में कोई कटुता और गुस्सा था, पर साथ ही एक गहरी पीड़ा भी थी। शाहिद ने दृढ़ता से कुरान की कॉपी अपनी बाह में कसकर पकड़ ली और कहा, तुमने रेखा को जो तकलीफ दी है, बताओ तुम्हारी मंशा क्या थी? तुम इंसान हो या कुछ और जो तुम्हारे साथ हुआ था, तुम्हें किसने मारा? क्यों? काव्या के होंठों पर पहली बार नरमियां आई, पर वह हंसी न थी, बल्कि एक चुभन थी। उसने धीरे धीरे अपनी पीड़ा खोलनी शुरू की। उसकी आवाज में कटौती के साथ कड़वाहट भी थी। मेरे साथ जो हुआ, उसकी वजह एक YouTube वीडियो था। चारों की धड़कनें तेज हो गईं। राहुल ने भोला भाला अंदाज में पूछा, YouTube? क्या मतलब? किसने, कौन डाल दिया? काव्या ने आंखें बंद की और फिर जैसे कोई पुराना घाव फिर से खुल गया हो, उसने बताया, मैं भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी। मेरी शादी होने वाली थी, घर वाले खुश थे, पर एक रात मेरे गांव के पास कुछ ऐसे लोगों ने वीडियो शूट किया, एक मजेदार वीडियो की तरह। पर उस वीडियो में उन्होंने मेरे नाम की बेइज्जती कर दी, मेरे परिवार का नाम बदनाम किया। लोग हंसे, पर मेरे होने वाले ससुराल वालों के बीच शक पैदा हुआ। मेरे माँ बाप ने सदमा सहा, मेरा रिश्ता टूट गया, मेरा घर जल्लादों की नजरों में आ गया। मैंने समझा कि मैं मर गई, पर फिर बदनामी ने मुझे जिंदा जहर दे दिया। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। पर किसने किया? नाम बताओ। काव्या ने धीरे से कहा, नाम नहीं बताऊंगी, पर जो करना चाहता था वो कर गया। और लोग हंसे और अगला दिन मेरे लिए मौत बन गया। उसकी आवाज अब बढ़ रही थी। मैंने माफी भी मांगी, पर पब्लिक के तानों ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। जो लोग वीडियो दिखा रहे थे, उन्होंने मुझे जला दिया। बस मेरी मौत नहीं, मेरी इज्जत की अंत्येष्टि कर दी गई। रेखा चिल्लाकर बोली, तो फिर तुम बदला लेने आई हो? उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों मिक्स थे। क्यों श्वेता, उसकी क्या गलती? काव्या ने ठंडी आंखों से देखा। श्वेता की क्या गलती? मैंने माना कि तुम्हारी ये मंगनी और तुम्हारा परिवार उसी तरह का था। तुम्हारी खुशियां किसी की उपलब्धि नहीं थी, पर जिस वीडियो ने मुझे मौत की तरफ धकेला, उसके पीछे की खोल वही सोशल सर्कल था, और तुम उस सर्कल की तरह दिखती थी, खुश चुन चुन कर। उसकी बातों में कुछ कटुता थी, पर साथ में ईर्ष्या की परत भी थी। शाहिद ने कुरान को और कसकर लगाया, अगर तुम सचमुच किसी के साथ अत्याचार का शिकार हुई थी तो कानून है, पर मृतक की आत्मा को दुख पहुंचाना किसी भी इंसान की मर्यादा नहीं है। उसकी आंखों में अब तक की लड़ाई दिख रही थी। प्रेम की माया, धर्म की रक्षा और दोस्ती का सवाल, सब मुंह बोले जा रहे थे। काव्या ने धीरे से हंसते हुए कहा, कानून कहां था वह जब मेरे रिश्ते को तोड़ दिया गया? कहां था वह जब मेरी माँ बाप की प्रतिष्ठा बर्बाद हुई? मैं जो मर चुकी थी, क्या मैं वापस अदालत जाकर अपनी खोई हुई जिंदगी मांग सकती थी? लोग हंसे, पर उन्होंने मेरे दर्द को नहीं देखा। इसलिए मैंने उन्होंने रास्ता चुना जो लोग नहीं समझते। मैं उस कड़वे और ठंडे हिसाब को अपनाऊंगी जो मुझे मिलेगा। उसकी आंखों के कोने में ज्यों ही आंसू आए, श्वेता का दिल किसी छेदन से छिल गया। पर फिर भी किसी की जिंदगी से खेलना? उसने बुरी तरह आवाज निकाली। काव्या चुप रही। फिर अचानक माहौल बदल गया। खिड़की के बाहर से किसी ने तेजी से आवाज की तरह कुछ कहा, और रेखा एक पल के लिए कांप सी गई। उसकी सांसें टूटने लगी। शाहिद ने देखा कि रेखा का रंग और भी फीका पड़ रहा है। उसने तुरंत उठकर रेखा के पास गया, पर रेखा की आंखें किसी और चीज को देखकर जमी थीं।
जैसे उसका ध्यान कमरे के किसी कोने पर टिका हुआ हो। काव्या ने धीमे से कहा, तुमने पूछा था शाहिद, मैं इंसान क्यों बनी? मैंने मुझ पर जो कुछ हुआ उसकी वजह यूट्यूब पर एक वीडियो था। पर अब तुम सोचो, कौन सी हद तक इंसानियत बचेगी जब लोग दिखाने के लिए किसी की आत्मा तक जला देंगे? इतना कहते ही कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। चारों के बाल खड़े हो गए। श्वेता ने रोकर पूछा, तो अब हम क्या करें? क्या तुम हमें छोड़ दोगी? काव्या ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं थी। छोड़ना, यह मैंने तय नहीं किया है। अगले ही पल रेखा का दौरा बढ़ गया। उसने जोर से चिल्लाया और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। राहुल ने भागकर उसे पकड़ने की कोशिश की। शाहिद ने सिर पर हाथ रखकर दुआ करनी शुरू कर दी। कमरे की बत्ती अचानक फड़क कर बुझ गई और फिर लौटी। पर उस क्षण सबने कुछ देखा जो शब्दों में बयान नहीं हो सकता था। दीवार पर एक छवि उभर आई, किसी हल्की सी परछाई की शक्ल। फिर जैसे वह परछाई चारों के चारों तरफ फैल गई और धीरे धीरे कमरे का तापमान घटने लगा। कहानी एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंचती है जहां अब सवाल और भी गहरे उतर जाते हैं। क्या शाहिद की आयतें काव्या की पीड़ा को शांत कर पाएंगी? काव्या ने जो यूट्यूब का जिक्र किया, क्या इसका मतलब है कि वह बदले की आग में जल रही आत्मा है या कुछ और? और सबसे अहम, रेखा का यह अचानक गिरना किन संकेतों का आगाज है? होटल के कमरे में जो हवा चलती थी वह अब सांसों के साथ और गहरी लगने लगी थी। चारों दोस्तों के बीच जो भरोसा बचा था वह धीरे धीरे टूटता जा रहा था। रेखा बेहोशी और पीड़ा के बीच झूल रही थी। शाहिद की आंखों में पश्चाताप और भय दोनों थे। राहुल और श्वेता के चेहरे पर मजबूरी और अधूरा गुनाह एक साथ पड़ा जाता था। और कहीं खामोशी में काव्या बैठकर उन सबको देख रही थी। उसकी आंखों में अब आंसू भी थे और आग भी। काव्या ने जो कहा वह शब्दों में सीधे तौर पर जख्म नहीं दिखा रहे थे, पर हर बात में हल्की सी कतरन और भारी सा दर्द था। उसने धीमी ठंडी आवाज में बताया कि कैसे उसकी जिंदगी बिखर गई, कैसे एक वायरल वीडियो ने उसके और उसके परिवार के भविष्य को तोड़ दिया, कैसे कदम दर कदम उसके साथ अनदेखी बर्बरता की गई, लेकिन वह हर बार शब्दों को कट कर संकेतों में बताती रही। उसकी बातों से स्पष्ट था कि जो हुआ वह मानवता की सबसे काली परत थी, पर उसने वैसा कुछ भी नहीं बताया जो साफ सादृश्य दिखाए। उसने बस अपने भीतर का सैलाब खुलकर बांटा। वे लोग मुझे लेने आए थे, उसने कहा। डर और छुपे हुए निर्णयों के बीच मेरी दुनिया तिल तिल कर मरती रही। मैंने अपनी आवाज उठाई, गुहार लगाई, पर किसी ने नहीं सुना। मेरे साथ जो हुआ वह सिर्फ शारीरिक कष्ट नहीं था, वह इज्जत की हत्या, पहचान की अंत्येष्टि थी। और जब आदमी तुम्हें देखकर मुस्कुराता है, वही मुस्कान अब मेरे लिए गहरे घाव बन गई। शाहिद की आंखें भर आईं। उसे अचानक हर शब्द में अपना हिस्सा दिखने लगा। उसने अपना दिल बंधाने की कोशिश की। तो तुम यही चाहती हो? जो तुम्हारे साथ किया गया उसके जिम्मेदारों का सामना? उसने पूछा। आवाज में कांप थी पर ठहराव था। काव्या ने सिर हिलाया। मैं बदला नहीं मांग रही, मैं बस चाहती हूं कि सच्चाई सामने आए। तुम लोग जो यहां हो, तुम मेरी कहानी सुनो, फिर जो फैसला तुम्हारा होगा वही होगा। पर पहले एक आखिरी काम है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखी, पर साथ में खामोशी की एक पुकार भी। काव्या ने बताया कि वह जिस ट्रक ड्राइवर और उसके साथी कहलासी की बात कर रही है, वे अभी उस ही मार्ग से गुजरने वाले हैं 2 दिन बाद। उसने कहा कि वे उसी जंगल की उन पगडंडियों पर लौटेंगे जहां पहले उसने अपनी आखिरी सांसें महसूस की थीं। अगर तुम उन्हें वहीं ला पाओगे जहां मैं बदनसीबी का शिकार बनाई गई, और अगर तुम उन्हें वहां सही मायने में सामना करवा पाओगे, तो शायद मेरी आत्मा को कुछ सच्चाई मिल सके। मैं नहीं कहती कि इससे मेरी पीड़ा मिट जाएगी, पर अगर सच सामने आया तो कम से कम मुझसे जुड़े चेहरे बेनाम नहीं रहेंगे। शाहिद ने सोचा, यह न केवल एक काम था, यह एक परीक्षा भी थी। यह फैसला इंसानियत और दोस्ती के बीच की लड़ाई बनकर सामने आया। रेखा की हालत को देखकर शाहिद के पास कोई विकल्प नहीं था। अगर काव्या की बात सच थी तो हमें किसी तरह उस ट्रक ड्राइवर और साथी तक पहुंचना होगा। राहुल ने कड़ी आवाज में कहा, ठीक है, पर हम इसको पुलिस के साथ भी साझा करेंगे। किसी भी तरह की सुनवाई होनी, कानून, मैं तुम्हें उम्मीद नहीं दूंगी कि वही सब कुछ कर देगा जो तुम सोचते हो। पर हाँ, अगर तुम उनको पकड़कर यहां ले आओगे, तुम उन्हें यहां पर उनका सामना करवा दोगे,
जंगल में, उसी जगह पर। मैं देखना चाहती हूं कि किस हिम्मत से वो लोग अपनी आंखों में झूठ बोलते हैं। श्वेता ने कांपते हुए पूछा। और अगर हम पकड़ भी लें तो उसका क्या? क्या उससे हमारे हाथ गंदे नहीं हो जाएंगे? यदि तुम्हारे हाथ गंदे होंगे, काव्या बोली, तो कम से कम वे हाथ सच्चाई के साथ गंदे होंगे, झूठ के साथ नहीं। तुम्हें अपने मन से यह सवाल पूछना होगा, क्या तुम उस सत्य को छुपाने की कीमत अपनी आत्मा को देने के लिए तैयार हो? चारों ने एक दूसरे को देखा। कमरे में कोई जवाब नहीं था, केवल बरसती हुई बारिश की टपटप और पहाड़ों की सांसों का शोर उनके कंधों पर भारी लग रहा था। रेखा उसके बगल में लेटी हुई थी। आंखें कुछ देखती नजर नहीं आ रही थीं, पर कभी कभी वह बीच बीच में बोल उठती, जैसे किसी गुमशुदा याद को बुला रही हो। 2 दिन की योजना बनाई गई। पहले शाम को शाहिद ट्रक की राह पर पैनी निगाह रखेगा। राहुल स्थानीय संपर्कों का सहारा लेगा। श्वेता और रेखा होटल के करीब रहकर किसी भी सहायता के लिए तैयार रहेंगी। वे यह भी निर्णय कर चुके थे कि पुलिस को पहले सूचना देनी है, पर सामने आने का समय और तरीका उन्हीं के हाथ में रहेगा। काव्या के निर्देश के अनुसार पहलू में एक सवाल बार बार घुमड़ रहा था, क्या किसी पर आंख बंद कर विश्वास करना सही होगा? शाहिद ने खुद से कहा, मैंने पहले प्यार के नाम पर भूल की, अब मुझे सच और इंसाफ के नाम पर काम करना होगा। उसने कुरान की छोटी सी कॉपी अपनी जेब में रख ली, न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि एक तरह की हिम्मत के लिए भी। दूसरी ओर रात्रि की चादर में काव्या के शब्द जैसे हवा में गूंजते रहे। उसने वे तमाम घटनाएं बताईं जिनका वर्णन उसने पहले किया था, पर इस बार हर कहानी के हिस्से संकेत बनकर पेश किए गए। पेड़ों पर छपती पसीने जैसी, रात की चीख की गूंज जैसी, और उन सब की आंखों के सामने उभरती हुई छायाएं जिनके कारण उनकी नींद हराम थी। वह रात ज्यों-त्यों आगे बढ़ी। चारों ने अपने अपने भय को पाटा और अगले दिन की तैयारी में जुट गए। सुबह धुंध घुलते ही वे जंगल की ओर निकले, जहां काव्या ने कहा था, वह वही जगह जहां कुछ साल पहले उसकी जिंदगी ने एक घातक मोड़ देखा था। रास्ता संकरा था, पेड़ों की छांव गहरी और जमीन गीली। हवा में किसी पुरानी बात की खुशबू थी, जैसी कोई बात जिसका जवाब बहुत देर से मिलने वाला हो। उनकी कदमों की आहट पेड़ों के बीच पलट रही थी। हर कदम के साथ प्रश्न बढ़ रहे थे, क्या वे सत्य के सामने आकर सुकून पाएंगे, या वह सत्य उन्हें और गहरे अंधेरे में धकेल देगा? और सबसे अहम, काव्या ने जो कहा था कि वह ट्रक ड्राइवर और उसका साथी 2 दिन बाद वही मार्ग ले रहा होगा, क्या वे सचमुच आ रहे थे? क्या कथित अपराधी वही होंगे? और यदि होंगे तो क्या वे सामने आकर अपनी कुख्यात हरकतों को स्वीकार करेंगे, या फिर नियति किसी और मोड़ पर ले जाएंगी? चारों के अंदर अब निर्णय की ठोस ठाका जरूर था, पर साथ में एक अजीब सी चिंता भी थी। काव्या ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर वे काम पूरा कर देंगे तो वह शायद शांति पा सके, पर उसने यह भी कहा था कि कुछ भी होने पर उसे पूरी तरह से भरोसा नहीं है। वह एक आत्मा थी जिसने बहुत दर्द देखा था, और अब उसका सवाल था कि क्या मानव न्याय उसकी तलब को पूरा कर पाएगा। वे आगे बढ़े, पर जो कुछ होने वाला था वह किस्मत की किताब में लिखा हुआ प्रतीत हो रहा था, काले शब्दों की तरह। पर उन शब्दों की चमक से सबका चेहरा और भी स्याह हो रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये डरावनी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में हाँ या यस जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें और भी भयानक और सस्पेंस भरी कहानियां लाने की हिम्मत देता है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो अब तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बने रहिए हमारे साथ। अगली रात कुछ ऐसा आने वाला है जो शायद आपकी नींद उड़ा दे। धन्यवाद।